हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा है जिसका नाम साइलेंट लव है। अब आप लोग सुने चैप्टर 1, एंगेजमेंट। रिया जागो, कितना समय हो गया है। रिया की मां सुनैना ने रिया को जगाते हुआ कहा। रिया ने अपने कानों पर तकिया लगाते हुए, मां सोने दो ना, रात को बहुत देर से सोई थी। सुनैना, रिया की मां ने फिर से जगाते हुए, क्या बेटा, आज एंगेजमेंट है तुम्हारी और तुम आराम से सो रही हो। ये सुनते ही रिया एकदम से जाग गई। रिया ने घबराते हुए ही अपनी मां से पूछा, मां क्या समय हुआ है। 9 बजे हैं, रिया की मां ने बड़े ही नरमी से कहा। ये सुनते ही रिया हड़बड़ी में जागी और सीधे बाथरूम में चली गई। रिया नहाकर बाहर आए और सुनैना से कहा, मां मैं रागिनी के साथ पार्लर जा रही हूं। इतना कहकर रिया चली गई। रागिनी रिया की सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों सहेलियां पार्लर में मिली। रागिनी खुश होते होते हुए रिया से बोली, रिया बधाई हो, आखिर आरव से शादी हो रही है तेरी। आई एम सो हैप्पी। इतना कहकर रागिनी ने रिया को गले लगा लिया। रिया मैं रागिनी को धीमे से मारते हुए बोला, बस कर, अब चल अंदर। और दोनों अंदर चली गई। रिया सज स्वर कर घर आ गई। रागिनी भी साथ ही आ गई। आधे घंटे के बाद आरव और उसके परिवार वाले भी आ गए। आरव बहुत ही सुंदर लग रहा है, उसने गुलाबी रंग की शेरवानी पहनी हुई है। रिया की माँ और पापा बहुत ही आदर से स्वागत किया और रागिनी को रिया को बुलाने को कहा। रिया सतेज पर आए और आरव ने देखा और देखता ही रह गया। रिया ने गुलाबी रंग का लहंगा पहन हुआ है और उसके साथ की ज्वेलरी पहनी हुई है। रिया बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आरव और रिया ने रिंग एक्सचेंज की और सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया। आरव को बार बार किसी का कॉल आ रहा था पर वो बार बार काट रहा था। रिया ने आरव से पूछा, आरव किसका कॉल आ रहा है। कुछ खास नहीं, कंपनी से आ रहा है, आज मीटिंग है ना मेरी, इसलिए पीयूष कॉल कर रहा है, आरव ने कहा। आरव तो तुम्हें जाना चाहिए, काम भी जरूरी है ना। हाँ वो तो है, पर बाकी सबको क्या कहूंगा, आरव बोला। यू कैन गो आरव, आई विल बी हैंडल दिस, प्रिया ने उसे भेजते हुआ कहा। आरव वहां से सीधे होटल ताज में गया और रूम नंबर 101 पर जाकर उसका लॉक खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा बाथरूम में कोई है, तो वो चिल्लाते हुआ बाथरूम में गया। बाथरूम में उसने देखा एक लड़की बाथटब में लेटी हुई है, जिसे देखकर आरव गुस्से से लाल हो गया और उस लड़की के पास गया। पर उसके पास जाते ही आरव का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया और बोला, बेबी कैसी हो, और गले लगाकर उसके माथे पर किस किया। ये लड़की और कोई नहीं, प्रिया कपूर थी, जो रिया की छोटी बहन है। प्रिया के पापा और रिया के पापा दोनों सगे भाई थे। प्रिया के पापा ने कंपनी में कुछ हेराफेरी की, जो रिया के दादाजी को पता चल गया। रिया के दादाजी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और सभी रिश्ते खत्म कर दिए, जिससे प्रिया के परिवार बहुत परेशानी आई, उनके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसी बीच प्रिया की मुलाकात आरव से हुई। प्रिया ने आरव को अपने जिस्मानी प्यार में फंसाने शुरू कर दिया, इससे आरव प्रिया के करीब होता चला गया। प्रिया इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए आरव से बोले, बेबी आई मिस यू। पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम रिया से शादी कर रहे हो। मैंने घर में मम्मी पापा से भी बात कर ली, क्या कहूँगी मैं उनसे। और कहकर रोने लगी। आरव ने प्रिया के आंसू पहुँचते हुए, बेबी प्लीज रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आज रिया से एंगेजमेंट करना जरूरी था, क्योंकि रिया से मैं अपनी एक बिजनेस डील कंप्लीट करना चाहता हूँ। बिजनेस डील। प्रिया ने ना जानने का एक्सप्रेशन बनाकर आरव की तरह देखा। मैं एक बिजनेस शुरू किया हुआ है, उसमें 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल भी गया है जो मुझे 1 करोड़ देने को तैयार भी है। उसे रिया बहुत पसंद है और उसने शर्त रखी है, रिया उसके साथ एक रात बिताए। क्या? प्रिया ने शौक में आरव की तरफ देखा और मन में सोचने लगी, रिया में आखिर है क्या, जो भी मिले हर कोई रिया को पसंद करता है। उसने आरव से कहा, आरव तुम रिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मानती हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर पैसों के लिए किसी और के पास भेजना ये गलत है आरव। और प्रिया की आंखों में नमी आ गई। आरव प्रिया को बहुत भोली समझता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर बात मानता था, पर उसे क्या पता, प्रिया से ज्यादा चालाक कोई नहीं है। प्रिया को आरव ने गले से लगाया और उसके होठों पर किस किया। नहीं प्रिया, तुम नहीं जानती, मैं उससे बचपन से नफरत करता हूं। उसके कारण मैंने अपने माँ पापा को खो दिया, मैंने अपना बचपन एक अनाथ की तरह गुजारा। इतना कहते कहते आरव की आंखें लाल हो गई, उसकी आंखों में नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। मैं जब से रिया से मिला था, एक मौके का इंतजार कर रहा था।
आज रिया को पता चलेगा जब माँ पापा साथ नहीं होते तो कैसा लगता है। मेरे माँ पापा को छीना, मैं भी आज उसके माँ पापा को छीन लूंगा और उसकी इज्जत वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। आरव को इतने गुस्से में देखकर प्रिया उसे हिम्मत देते हुए उसे गले से लगा लिया और मन ही मन खुश होने लगी। शांत होने के बाद आरव ने प्रिया को थैंक्स कहा और उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ जाने लगा। उसने प्रिया को बेड पर लिटाया और उसको किस करने लगा। आरव कहाँ है? रिया की माँ ने रिया से पूछा। आरव किसी काम से कंपनी गए हैं माँ, आज उनकी बहुत ही जरूर मीटिंग है ना, इसलिए। ओके यू कैन एंजॉय, रिया की माँ ने कहा और चली गई। आरव की नींद एक फोन कॉल से खराब हुई। ये कॉल राकेश मेहरा का था जिसने आरव को 1 करोड़ देने का वादा किया था। आरव ने कॉल पिक किया और बोला, हेलो राकेश जी, कहाँ हो आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ आरव जी। सब तैयार है ना? राकेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, सब तैयार हैं, आरव ने कहा। चटुप धोखा, कहते हैं जब प्यार होता है वो हर हद पार कर देता है। नफरत भी ऐसा है जो सोचने समझने की शक्ति नहीं देता। वही हाल इस समय आरव का है। रिया जो उससे इतना प्यार करती है, नफरत के चलते उसकी जिंदगी खराब करने चला है। कौन है बेबी? प्रिया ने अलसाए आवाज में पूछा। राकेश मेहरा, जिन्होंने मुझे 1 करोड़ देने का वादा किया, आरव ने प्रिया का सिर सहलाते हुआ कहा। प्रिया ने आरव से पूछा, रिया को उनके पास भेजोगे कैसे? मैंने सब प्लान कर लिया था पहले से ही, आरव ने इतना कहकर उसने कॉल किया। कॉल पिक हुआ। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर क्या करना है? मैंने तुम्हें एक दवाई दी थी, उसे पानी में मिलाकर रिया को दे दो। उसके बाद मुझे कॉल करना। बाकी का काम कर दिया जो मैंने तुम्हें कहा था, आरव ने पूछा। जी सर सब हो गया। इतना सुनकर आरव ने कॉल कट कर दिया। प्रिया बहुत ही ध्यान से आरव की तरफ देख रही थी। आरव ने देखा और प्रिया को बताया, मैंने रिया की ड्रिंक में एक ड्रग मिलवाया जिससे उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, आसानी से किसी के भी करीब चली जाएगी। इसका ड्रग का इलाज केवल एक ही है। रिया के पास एक नौकर आया जो रिया के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया। रिया ने बिना संकोच किए वो ड्रिंक पी लिया। उस नौकर ने आरव को कॉल किया और कहा काम हो गया, और कॉल कट कर दिया। रिया के पास आरव का फोन आया। रिया ने फोन पिक किया और बोली, हे आरव कहाँ हो? मीटिंग हो गई। आरव की बिना सुने रिया बोलती रही। रिया शांत, मेरी बात तो सुनो। अपनी कह रही हो मैं यहाँ होटल ताज में हूँ, आ जाओ साथ में डिनर करते हैं। मेरी मीटिंग खत्म हो गई है। तुम्हारे साथ शादी से पहले कुछ समय गुजराना चाहता हूँ, आरव ने फोन की दूसरी तरफ से रिया से कहा। हाँ जरूर। ये सुनते ही आरव ने फोन कट कर दिया और रिया अपनी माँ से इजाजत लेकर आरव से मिलने चली गई। रास्ते में रिया को रागिनी का फोन आता है। कहाँ मैडम, कॉल किया था? रागिनी ने रिया से पूछा। हाँ, वो ना आरव मिलने बुला रहा है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। मैंने सोचा तुम भी आ जाती तो कितना अच्छा लगता। नहीं रिया, मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है। सॉरी। ताज होटल के पास जाकर रिया आरव को कॉल लगाती है। आरव, मैं यहाँ आ गई हूँ। ओह, रूम नंबर 104 में आ जाओ, आरव ने शैतानी मुस्कान देते हुए कहा। रिया रूम नंबर 104 में जाती है और आरव को गले लगाती है। अचानक से रिया का ध्यान आरव के पास बैठी लड़की पर जाता है और वो शॉक हो जाती है। इससे पहले वो कुछ पूछे उसके शरीर में अजीब सा कुछ होने लगता है। आरव देख के बहुत खुश होता है और रिया से कहता है, ये प्रिया है मेरी गर्लफ्रेंड। प्रिया ये रिया है, राकेश जी आज इससे ही मिलने आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आरव की बात सुनकर रिया शॉक हो जाती है और आरव से पूछती है क्या कह रहे हो? आरव उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा। इससे ज्यादा रिया कुछ पूछ पाती, उसको बेचैनी होने लगती है। आरव हंसकर कहता है, लगता है ड्रग का असर होने लगा है। ड्रग? रिया शॉक होकर पूछती है। उद्धरण चिन्ह। हाँ ड्रग। आते टाइम जब तुमने अपने नौकर से पानी लिया था पीने के लिए, मैंने उसमें ड्रग मिला दिया था। इस ड्रग का असर तभी जाएगा जब तुम किसी आदमी के पास जाओगी, पर तुम चिंता मत करो, मैंने उसका इंतजाम भी कर दिया। आरव ने खुश होते हुए रिया से कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आरव, तुम मुझसे प्यार करते हो? रिया ने रोते हुए कहा। प्यार? और हंसने लगा। अचानक से उसका एक्सप्रेशन गुस्से में बदल गया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, और यह सब प्यार का नाटक मैंने तुमसे बदला लेने को किया।
ये सब कहते हुए आरव के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। और फिर रिया को जबरदस्ती राकेश जी के रूम में ले गया। राकेश जी से कहा, लीजिए राकेश जी आपकी आमदन और मेरे पैसे। राकेश जी खुश होते हुए आरव से बोले, जी हाँ जरूर। ये कहकर राकेश जी ने चेक बुक निकाली और 1 करोड़ का चेक बनाकर आरव को दे दिया। आरव चेक लेकर वहां से चला गया। आरव ने राकेश को ड्रग के बारे में पहले ही बता दिया था। राकेश रिया के पास बेड पर गए और रिया का सिर सहलाते हुआ कहा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, देखो। राकेश ने रिया को ऊपर से नीचे तरफ देखते हुए कहा, छोड़ दो मुझे जाने दो। रिया बेड पर तड़प रही थी। लगता है अभी ड्रग का नशा पूरा तरह से चढ़ा नहीं है। तब तक मैं नहकर आता हूँ। राकेश के जाते ही रिया ने हिम्मत की और रूम से बाहर आ गई। रिया पर नशा हावी होता जा रहा था। वो कैसे ना कैसे डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। रास्ते में ही उसे फिर से आरव दिख गया। कहाँ भागी जा रही हो रिया? आरव ने रिया का हाथ पकड़ते हुआ कहा। फिर जबरदस्ती रिया को राकेश के रूम में धक्का देकर वहां से अपने रूम में चला गया। रूम में रिया को कोई दिखा। उस समय तक रिया के ऊपर उस ड्रग का नशा पूरी तरह से छा चुका था। उसने उस इंसान को जाकर गले लगा लिया। उस इंसान को जब महसूस हुआ, वो पीछे को हुआ और देखा उसके रूम में बहुत ही सुंदर लड़की उसे गले लगाकर रखा है। रूम में चारों ओर अंधेरा था। उस इंसान ने रिया को दूर करना चाहा, तब तक रिया ने अपने होठ उस इंसान के होठ पर रख दिए। रिया का ऐसा करते ही उस इंसान के अंदर की हिम्मत जाग गई। उसने रिया को गोद में उठाया और बेड पर ले गया और रिया को किस करने लगा। आरव अपने रूम में आया तो देखा प्रिया उसका इंतजार कर रही है। प्रिया, तुम सोई नहीं? नहीं आरव, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आरव प्रिया के पास गया और उसे गले लगाकर बोला, प्रिया तुम कह रही थी तुमने अपने घर पर बात कर ली है? हाँ, प्रिया खुश होते हुए बोली, कल जाएंगे। अब तुम सो जाओ, गुड नाइट। आरव ने प्रिया को माथे पर किस करते हुआ कहा। प्रिया गुड नाइट, कल का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। प्रिया रिया के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। चैप्टर 3, जिंदगी में तूफान आना। सोचा ना था कभी ऐसा होगा। जिस पर खुद से ज्यादा विश्वास किया, उसी ने ही धोखा दिया। सुबह का टाइम, रिया के चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ी। रिया ने मुश्किल से आंखें खोली। उसके कानों में एक आवाज आई। जी हाँ, ये वही अनजान इंसान था जिसके साथ रिया ने रात बिताई। यह अनजान इंसान कोई और नहीं, इंडिया का रिच पर्सन विक्रम सिंह ओबराय था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, रिया ने बिना सोचे समझे कहा। अचानक ही रिया को रात की बात याद आ गई और शौक से अपने खोली और अपने आप को देखा। उसके पूरे शरीर में निशान थे। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। अचानक से उसका ध्यान उस इंसान की तरफ गया। रिया ने चौंकते हुए पूछा, आप कौन? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जिसके साथ तुमने रात बिताई, विक्रम ने जवाब दिया। उस इंसान की बातें सुनकर रिया दंग रह गई। उसे रात का बारे में सब याद आ गया। उसे सोचकर उसके आंखों में आंसू आ गए। क्यों आरव, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? हेलो मिस, क्या हुआ? रोते हुए ये सुन रिया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और विक्रम की तरफ देखकर कुछ कहने ही जा रही थी, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने फोन पिक किया और सुनकर शॉक रह गई। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और उसका फोन फर्श पर गिर गया। विक्रम ने ये देखा। उसने उससे शांत होने को कहा। क्या हुआ, सब ठीक है? विक्रम ने रिया से पूछा। मेरी फैमिली हॉस्पिटल में है, मुझे जाना है, रिया ने रोते हुए कहा। मैं छोड़ देता हूँ। इतना कहकर विक्रम ने रिया का हाथ पकड़ा और वहां से हॉस्पिटल को चले गए। हॉस्पिटल में रिया की मां को हार्ट प्रॉब्लम थी। रिया ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर? आप कौन? डॉक्टर ने पूछा। जी हाँ, वो मेरी माँ है, रिया ने सिसकियां लेते हुए बताया। ओके, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सीधे ही वो अपने माँ के पास चली गई। रिया के जाते ही विक्रम, जो रिया के साथ ही आया था, उसने डॉक्टर ने पूछा, क्या हालात है डॉक्टर? डॉक्टर ने विक्रम को देखा और शॉक रह गया, क्योंकि यह हॉस्पिटल विक्रम ओबरॉय का था। विक्रम के बहुत से होटल हॉस्पिटल्स भी हैं, जिनमें से ये भी एक है। डॉक्टर ने घबराती हुआ आवाज में कहा, ओबरॉय सर, पेशेंट की हालत सही नहीं है, पेशेंट के पास थोड़ा ही समय है। ये सुनकर विक्रम रिया के पास चला गया। अंदर जाकर विक्रम ने देखा रिया अपनी मां का हाथ पकड़कर रो रही थी। रिया की मां ने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे, पर अभी वो बेहोश थी। मां, आंखें खोलो, आंखें खोलो मां, रिया रोते हुए कह रही थी। रिया के मां ने आंखें खोली और कहा, मेरी बच्ची तू ठीक है ना? उनसे बोला नहीं जा रहा था, पर वो हिम्मत करके बोल रही थी।
माँ, मैं ठीक हूँ। ये सब कैसे? रिया ने आंखों में आंसू लिए हुए ही पूछा। सुनैना जी ने हिम्मत करते हुए रिया से बोलना शुरू किया, रिया, आरव अच्छा लड़का नहीं है। उसने हम सबको धोखा दिया। रिया, उसने कंपनी में आग लगवा दी। तुम्हारे पापा वही थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हें उससे खतरा है। और इन सब में वो अकेला नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य भी उसका साथ दे रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम उनके बहुत ही अच्छे दोस्त सागर ओबरॉय के पास चली जाओ। वहां तुम सेफ रहोगी। तुम्हारे पापा, रिया, और वो रोने लगी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगी। उन्होंने बहुत ही हिम्मत से कपकपाते हाथों से रिया का हाथ पकड़ा और कहा, अपने भाई का ध्यान रखना। रिया, इतना कहते ही उनकी सांसें रुक गई। तारांकन। माँ, रिया चिल्लाते हुए बोली और बेहोश हो गई। विक्रम ने जल्दी से रिया को अपनी बाहों में थामा और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सुनैना को चेक किया और आई एम सॉरी कहा और चला गया। दूसरे तरफ रिया को देखा जा रहा था। डॉक्टर ने विक्रम को कहा, सर इन्हें शॉक लगा, इसलिए बेहोश हो गई हैं। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है और वहां से चला गया। एक ही दिन में रिया का सब कुछ बिखर गया। आरव, जिससे वो इतना प्यार करती थी, उसने आज उसके माता पिता दोनों को छीन लिया। सर, यह है रिया कपूर के छोटे भाई आशीष कपूर। विक्रम ने जब देखा तो वो बच्चा सिर्फ 4 साल का था। रिया उससे 18 साल बड़ी थी। रिया का भाई इतना छोटा। विक्रम हैरान था और अपने आप से बोला। विक्रम का मैनेजर मैं जल्दी से विक्रम के सवालों का जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली सर, सुनैना मैम ने सरोगसी की हेल्प से आशीष को जन्म दिया। विक्रम के मैनेजर ने विक्रम को शांति से बताया। ओ, ओके, विक्रम ने कहा। विक्रम का मैनेजर ने आगे से कहा, सर, मैंने पता लगाया है आशीष पेंटिंग करना जानता है। पेंटिंग? विक्रम ने बीच में ही अपने मैनेजर की बात काटते हुआ कहा। जी सर, राहुल ने कहा। इसमें क्या है खास है? राहुल, सही से बताओ। जी सर, देखिए ये पेंटिंग्स। इन पेंटिंग को देखकर कोई कह सकता है ये पेंटिंग्स इस बच्चे में बनाई है। मैनेजर की ले आई हुई पेंटिंग्स जब विक्रम ने देखी और देखकर शौक रह गया। आशीष बहुत ही समझदार बच्चा था। वो अपनी माँ से ज्यादा अपनी बहन रिया के करीब था। वो सिर्फ हॉस्पिटल अपनी दीदी के बारे में पता करने आया था। वो जब घर पर था तब उसने नौकरों की बात सुनी थी। उसकी दीदी हॉस्पिटल में है, इसलिए वो यहाँ आया। भैया, मेरी दीदी कहाँ है? आशीष ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। हाँ चलो, उसने आशीष को गोद में उठाया और रिया के पास चला गया। रिया के पास जब आशीष गया, रिया को देखकर बोला, दीदी ओ तो ना, मुझे खेलना है आपके साथ, आपने कहा था आप जल्दी आ जाएगी। आशीष ने अपनी तोतली आवाज में बोला। आशीष को ऐसा करते देख विक्रम, जो दूर खड़ा था, आशीष के पास गया और कहने लगा, आशीष, तुम्हारी दीदी थकावट के वजह से बेहोश हो गई थी, इसलिए इंजेक्शन लगाया गया है जिससे उन्हें नींद आ गई। तुम मेरे साथ चलो, अपनी दीदी को आराम करने दो, विक्रम ने आशीष से कहा। आशीष ने विक्रम की तरफ देखा और कहा। आशीष विक्रम की तरफ देखकर पूछने लगा, आप कौन है? विक्रम ने बिना एक्सप्रेशन से ही आशीष से कहा, मैं तुम्हारी दीदी का दोस्त हूं, विक्रम ओबरॉय। ये सुनकर उसने आगे कुछ नहीं पूछा। विक्रम ने अपने मैनेजर से खाना मंगवाया और आशीष को खिलाकर उसे सुला दिया। विक्रम ने हॉस्पिटल में अपना इंतजाम कर लिया था। आधी रात को कुछ आदमी मुंह पर मास्क पहनकर हॉस्पिटल में चले आए। सुबह का समय हो गया था। खिड़कियों से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। विक्रम पूरी रात हॉस्पिटल में रिया के साथ ही रहा था। धीरे धीरे रिया की पलकें हिलने लगी। वो नींद में ही बार बार अपनी माँ का नाम ले रही थी। विक्रम, जो रिया के पास ही था, उसने रिया का हाथ पकड़ लिया और रिया को आवाज देने लगा, रिया, आंखें खोलो। रिया, ओपन दी आइज। पर रिया बार बार माँ का नाम ले रही थी। अचानक वो माँ कहकर चिल्लाते हुए जाग गई। मुझे मॉम के पास जाना है। जाने दो, मीरा विक्रम को धक्का मारते हुए कह रही थी, जिसने हाल ही में उसको कसकर पकड़ रखा था। रिया, रिया शांत हो जाओ। रिया, रिया। विक्रम बार बार रिया का नाम लेकर उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर रिया शांत नहीं हो रही थी। उसी समय रिया का भाई आशीष भी वहां आ गया। दीदी, क्या हुआ आपको? आशीष ने रिया की हालत देखकर कहा। जब रिया के कानों में आशीष की आवाज आई, उसने आशीष की तरफ देखा, जो रिया को देखकर डर गया था और रोने लगा। आशीष की हालत देखकर रिया ने अपनी माँ के आखिरी शब्दों को याद किया, जिसमें उसकी माँ ने कहा था, आशीष का ख्याल रखना। रिया को ये सब याद आते ही उसने जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ किया और अपने आंसू पूछे।
रिया ने फिर से आशीष की तरफ देखा और अपने हाथ फैलाकर आशीष को अपने पास बुलाया। जब आशीष ने अपनी दीदी को देखा, वो जल्दी से अपनी दीदी के गले लगने के लिए भागने लगा। लेकिन हॉस्पिटल बेड के पास जाकर वह खड़ा हो गया। आशीष की लंबाई इतनी ज्यादा नहीं थी, जिस कारण वो बेड पर नहीं जा सका। विक्रम ने उसे बाहों से पकड़ा और रिया के पास बिठा दिया। रिया ने उसे गले लगाया। अंश, क्या हुआ? अपनी आंखें देखो कैसे लाल हो रखी है। रिया ने अपने आप को कंट्रोल करके आशीष से कहा। दीदी, आप कितना सोते हो? आपको पता है, मैं कल से आया हुआ हूं, पर आप कल से सो रही थी। आपको क्या हुआ है? आप चिल्ला क्यों रही थी? आप मुझे यहाँ छोड़कर जाना चाहते हो? इतना कहकर आशीष ने अपना छोटा सा मुंह नीचे कर लिया। उसे बहुत रोना आ रहा था। नहीं अंश, मैं क्यों जाऊंगी तुमको छोड़कर? रिया अपने भाई को अच्छे से जानती थी कि आशीष उसके कितने करीब था, और जब उसने उसे नींद की हालत में देखा होगा, क्या बीती होगी आशीष पर। और आज सुबह फिर से रिया जो अपने मन में ये सोच रही थी, उसे बहुत बुरा लगा। रिया ने उसे समझाया। आशीष समझ गया। इससे पहले रिया आशीष से और कुछ कह पाती, आशीष ने कहा, दीदी, आपको पता है ये भैया कितने अच्छे हैं। मुझे ना रात को इन्होंने खाना भी खिलाया और रात को बेड स्टोरीज भी सुनाई। ये कहते हुए उसने विक्रम का हाथ पकड़ा, उसे रिया के पास बिठा दिया। थोड़ी देर में आशीष ने फिर से बोलना शुरू किया, दीदी आपको पता है, भैया फाइट भी बहुत अच्छा करते हैं। जब रिया ने आशीष के मुंह से फाइट के बारे में सुना, वो दंग रह गई। पर रिया ने आशीष से न पूछकर विक्रम की तरफ देखा। रिया को जब विक्रम ने अपनी तरफ देखते हुए देखा, तो उसने इशारे से बाद में सच बताने को कहा। कौन है ये इंसान जो मेरी इतनी मदद कर रहा है? मानती हूँ हमारे बीच में जो कुछ भी उस दिन हुआ, वो अचानक हुआ था, जिसके लिए ना तो वो रेडी थी ना ही विक्रम। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? रिया ये सब मन ही मन सोचे जा रही थी। विक्रम जो रिया की ही तरफ देख रहा था, उसे समझने में देर ना लगी कि रिया के मन में क्या चल रहा है। आशीष, वो ना बुरे लोग थे, इसलिए आपके भैया ने फाइट की। रिया ने आशीष के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और आशीष को समझाया। दीदी, आप भी वही कह रही हैं जो रात को भैया ने कहा था, आशीष ने कहा। अच्छा, रिया ने विक्रम की तरफ देखकर कहा। विक्रम ने आशीष को अपने पास बुलाया। उसने आशीष को खाना खाने को कहा और अच्छे कपड़े पहनने को कहा। फिर अपने मैनेजर को कॉल लगा दिया। विक्रम का मैनेजर उसी समय वहां आ गया। विक्रम ने पहले से ही आशीष और रिया के लिए नए कपड़े मंगवा दिए थे। पीयूष, आशीष को ले जाओ, खाना खिला दो और हाँ, इसे अच्छे से रेडी कर देना। विक्रम ने आशीष को पीयूष के हाथों में दे दिया। विक्रम ने अपना फोन भी आशीष को दे दिया, क्योंकि वो रिया से बात करना चाहता था। आशीष फोन में बिजी रहेगा तब तक वो रिया से बात कर लेगा। पीयूष ने विक्रम की सभी बातें सुनी और यस सर कहकर आशीष को साथ लेकर वहां से चला गया। डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा, विक्रम ने रिया के डरते हुए चेहरे की तरफ देखकर कहा। रात को क्या हुआ था, मुझे सब जानना है। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आशीष के जाते ही रिया ने बिना सांस लिए ही विक्रम पर सवालों की वर्षा कर दी। विक्रम ने लंबी सांस ली और सब बताना शुरू किया। मेरा नाम विक्रम है, विक्रम ओबराय। मेरे फादर और आपके फादर बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें शायद तुम्हारे मंगेतर के बारे में सब पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट मेरे पापा को कॉल लगाया। मेरे पापा ने उनसे वादा किया वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए मेरे पापा ने मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा। मैं उस समय गोवा में था। मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा घर ना जाकर मैं होटल चला जाता हूँ, उसके बाद तुम्हारे घर जाऊंगा। मैं रेडी होकर कपूर सदन जाने ही वाला था, पर तब तक तुम मेरे रूम में आ गई। आगे का तुम्हें पता ही है। रिया को जब ये पता चला कि उसके और विक्रम के पापा बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो हैरान रह गई। पर अचानक से उसने कहा, मुझे तो आरव राकेश के रूम में लेकर गया था। मैं तुम्हारे रूम में कैसे? आरव तुम्हें इसलिए मेरे रूम में ले आया था क्योंकि, लेकिन तभी किसी ने बाहर से रूम का गेट खोला और विक्रम और रिया ने गेट की तरफ देखा। गेट पर विक्रम के माता पिता थे। उन्होंने आकर ही विक्रम पर गुस्सा होना स्टार्ट कर दिया। मुझे ये बताओ तुम्हारा फोन कहाँ है? विक्रम के पापा ने गुस्से में पूछा। पापा, मेरा फोन। विक्रम ने अपना फोन चेक किया पर फोन उसके पास नहीं था। अचानक से उसे याद आया, उसका फोन तो आशीष के पास है। डैड, मेरा फोन आशीष के पास है, विक्रम ने कहा। तुम रहने दो, अपना फोन देखो जाकर। मैं यहाँ रिया से मिलने आया था। और वो रिया की तरफ घूम गए। उन्होंने रिया के सर पर हाथ रखा और बोले, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ अंत। पर वो कहते कहते रुक गई।
रियो, बच्चा तुमने हम लोगों को पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा राज अंकल। बचपन में तुम मुझे निंजर अंकल कहकर बुलाती थी। विक्रम और तुम बचपन में एक साथ खेलते थे। विक्रम तुम्हारी चोटी बनाया करता था, याद आया? निंजा, चोटी। रिया सोचने लगी। अचानक से उसके सामने बचपन की यादें आ गई। वो राज के गले लगकर रोने लगी। अंकल कहाँ थे आप? मैंने पापा से आपके बारे में कितना पूछा, पर उन्होंने कहा आप किसी काम की वजह से बाहर गए हैं। राज ने रिया को चुप करवाया। उसके बाद विक्रम की मां यशोदा जी रिया से मिली। कितनी बड़ी हो गई हो रियू, यू आर सो ब्यूटिफुल, यशोदा जी ने कहा। भैया, आपका फोन, इतना कहकर आशीष वहीं रुक गया। उसने देखा बहुत से लोग उसकी दीदी को घेर कर खड़े हैं। उसकी दीदी रो रही है। आप सब मेरी दी को रुला क्यों रहे हो? जब सबके कानों में किसी बच्चे की आवाज आई तो सबने गेट की तरफ देखा, जहां आशीष खड़ा था। वो दौड़कर अपनी दी के पास आया। वो कुछ गलत समझ पाता। रिया ने उसकी गलतफहमी जल्दी से दूर करती हुए बोली, आशीष, ये हमारे राज अंकल है। मैंने आपको इनकी पिक्चर दिखाई थी ना? और राज की तरफ घूमकर बोली, अंकल, ये मेरा छोटा भाई आशीष। आशीष ने बहुत ही ध्यान से राज की तरफ देखा और बोला, दी, ये फोटो वाले अंकल नहीं है। इनके हेड पर हेयर ही नहीं है। आशीष की इस बात पर सब हंसने लगे और राज ओबराय ने अपने सर पर हाथ फेरा। हाँ, सही कहा। और उन्होंने आशीष को गले लगा लिया। तुम मेरे सागर के बेटे हो, आई एम सो हैप्पी। ओके, अब तुम साथ मेरे साथ घर चलोगे। उन्होंने हॉस्पिटल का सब वक्त पूरा किया। सुनैना और सागर जी का अंतिम संस्कार आशीष ने किया। आशीष विक्रम को बहुत पसंद करने लगा था, इसलिए वो विक्रम के साथ आसानी से अंतिम संस्कार के लिए चला गया। प्यार ऐसा एहसास है जिसे बताया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सोचा भी ना था कभी रिया ने ऐसा। जब उसके माता पिता किसी अलग दुनिया में चले जाएंगे और वो अकेली रह जाएगी, तब उसके वो अंकल जो बचपन में अपने काम के लिए चले गए थे, वो उस समय रिया का सामने आएंगे। वो इंसान जिसके साथ रिया ने बिताई थी रात, वो होगा रिया के बचपन का दोस्त। हॉस्पिटल से राज जी का घर करीब 1 घंटे की दूरी पर था। आशीष को रिया ने ये कहकर समझाया कि मम्मी पापा चांद पर चले गए, वो अब वापस नहीं आएंगे। आशीष को मौत क्या होती है ये अभी पता ना था। उसे रिया ने जब चांद पर जाने वाली बात कही, उसने हाँ कर दी। अब वो विक्रम को रिया जितना ही पसंद करने लगा था। उसके मन में कुछ चल रहा था। राज जी की फैमिली में कोई बेटी नहीं थी, इसलिए राज जी रिया को अपनी बेटी मानते थे। अपने दोस्त के जाने बाद वो रिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो रिया और आशीष को साथ ही ले आए। राज जी की फैमिली में उनके फादर, उनकी वाइफ और विक्रम के अलावा उनका एक बेटा और था, जिसका नाम अभी ओबराय था। अभी और विक्रम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां विक्रम शांत किस्म का था, वहीं अभी शरारती। अभी के जीवन के दो ही लक्ष्य थे, अपनी भाई की शादी करवाना और अपने भाई के बच्चों के साथ खेलना। करीब 1 घंटे के बाद गाड़ी एक विले के आगे आकर रुकी। रिया जब कार ऑनकमिंग का के बाहर आए तो वो विले को देखती ही रह गई। अंश विक्रम की गोद में था, क्योंकि वो कार में ही सो गया था। रिया जब विले की तरफ जा रही थी, वो चारों ओर देख रही थी। पूरी तरफ पेड़ पौधे, फूल थे। इतना सुंदर नजारा था मानो जन्नत हो। इस नजारे को देखते देखते सभी लोग विले के गेट पर आ गए। सभी लोग अंदर गए। अंदर जाते हुए रिया के पैरों में लाल रंग लग गया, क्योंकि हील पहनने की वजह से जब रिया अंदर को जाने को हुई, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने लगी। तभी विक्रम ने जल्दी से रिया का हाथ पकड़ा, पर ऐसा ना हो सका। दोनों ने एक साथ ही घर में एंटर किया, जिससे रिया को लाल रंग लग गया। रिया ऐसे ही घर में आ गई। पीछे रिया के कदमों के लाल निशान बन गए। अभी को जब पता चला कि उसका भाई गोवा से आ चुका है, वो जल्दी से उससे मिलने को गया। वो विक्रम से जानना चाहता था कि गोवा में उसे कोई लड़की पसंद आई या नहीं। भाई, आप आ गए। पता हाँ, मैंने आपका कितना वेट किया। मैं जानना चाहता था कि आपको कोई, पर वो वही रुक गया। उसके इतने तेज बोलने से अंश जो सो चुका था वो जाग गया। वो बहुत ही ध्यान से अभी की तरफ देखने लगा। भाई, आपको तो कोई पसंद ना था, तो आपने शादी कैसे कर ली, वो भी मेरे बिना? मैं आपका इकलौता भाई था। भाई मैं, मिस्टर ओबराय, मिसेस ओबराय, विक्रम, रिया और यहाँ तक अंश भी अभी की तरफ देखने था। अंश चाहता था रिया आरव से शादी ना करे, वो विक्रम से शादी कर ले। इस तरह से वो हमेशा के लिए रिया के साथ भी रहता और विक्रम के साथ भी। आप मुझे भूल गए भाई, दैट इज नॉट फेयर भाई। मैं अभी दादू को बताऊंगा।
ये कहकर वो अंदर भाग गया। दादू, भाई ने शादी कर ली। राज जी के डैड ने शॉक अस्टोनिश्ड फेस होकर अभी की तरफ फ्लश देखा, जिसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। और आपको पता है उनका गृह प्रवेश भी ही गया। हमें शादी में नहीं बुलाया। मान लिया, कम से कम गृह प्रवेश में ही बुला लिया होता। हम दोनों के कितने अरमान थे भाई के शादी के, और वो शादी करके आ गए। और गाना गाने लगा, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। विक्की, ऐसे कैसे कर सकता है हमारे बिना शादी? चलो बाहर। अभी और दादाजी दोनों लिविंग रूम में आ गए। दादाजी अभी के साथ अपने रूम से बाहर आए। उन्होंने हाथ में छड़ी ले रखी थी और अभी ने उन्हें सहारा दे रखा था। दादाजी ने जब रिया को देखा, उन्हें रिया पहली ही नजर में पसंद आ गई। अरे विकी बेटा, तुमने शादी कर ली। चलो कोई बात नहीं, बहू बहुत सुंदर है। दादाजी, आप ये क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, इन लोगों ने हमारे बिना ही शादी कर ली। अभी ने दादाजी से कहा। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? विक्रम और शादी, अभी ने आपको भी बता दिया। डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्रम की कोई शादी वादी नहीं हुई। आपके बिना शादी कैसे हो सकती है? और आपने किसकी बात पर विश्वास कर लिया? इस पागल पर। राज जी ने अभी के सर पर चपेट मारते हुआ कहा। डैड, आप दादू से ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? अभी अपना सर सहलाते हुए बोला। रिया ये सब देखकर हैरान थी और सोच रही थी आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी अभी जो दादाजी के पास था, वो जल्दी से रिया के पास आया। भाभी, मैं आपका इकलौता देवर अभी ओबराय। आई नो भाई ने आपको मेरे बारे में सब बता दिया होगा, पर मैं अपना इंट्रोड्यूस खुद देना चाहता हूँ। भाई ने मेरी बहुत तारीफ की होगी। हाँ ना भाभी? भाभी शब्द ने रिया को शॉक कर दिया, पर अभी किसी की भी तरफ देख नहीं रहा था, बस बोले जा रहा था। अंश ने जब देखा वो इंसान जो कुछ देर पहले विक्रम की शादी के बारे में बात कर रहा था, वो उसकी बहन को भाभी कह रहा है, वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि विक्रम की शादी नहीं हुई है, इसलिए अंश झट से बोला, नहीं जीजू ने कोई भी तारीफ नहीं की, यहाँ तक कि आपका नाम भी नहीं लिया। अब शौक में आने के बारी सभी सदस्यों के साथ साथ अभी की थी। वो तो अंश को देखकर हैरान रह गया। तुम कौन हो? आपकी भाभी का भाई आशीष कपूर, पर प्यार से सभी लोग मुझे अंश कहते हैं। यू कॉल मी अंश नॉट आशीष। और अंश ने बहुत ही इनोसेंटली बनकर कहा। रिया तो हैरान हश्ड फेस थी। आज उसके भाई को क्या ही गया? ये उसका भाई ही था जिसने विक्रम को इतनी आसानी से अपना जीजा बन लिया। जीजा नहीं, जीजू। अच्छा, अभी ने अपना सर खुजलाते हुए कहा। मिस्टर राज ओबराय बोले, चुप अभी। अभी तुम्हें किसने कहा विक्रम की शादी हो गई है? डैड, वो देखो, भाभी के कदमों के निशान लाल रंग से। साथ में ही भाई और भाभी ने घर में एंटर किया। मुझे कौन बताता? आपका बेटा बहुत होशियार है डैड। आपके बिना बताए ही समझ गया मैं जानता हूँ ये सब शादी के बाद ही होता है। क्यों अंश? आई एम राइट या रॉन्ग डॉट यू टेल? यू आर राइट, अंश ने कहा। मिस्टर ओबराय तो हैरान थे, आखिर ये हो क्या रहा है। अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया और अभी की तरफ देखकर बोले, अभी वो सब गलती से हुआ है, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। ओके। फिर उन्होंने रिया की पहचान दादाजी से करवाई। दादाजी को ये पता चला कि वो सागर की बेटी है। वो बहुत खुश हुए, क्योंकि रिया के दादा और विक्रम के दादा भी बचपन के दोस्त थे। ये दोस्ती अटल थी। दादाजी ने खुशी से रिया को गले लगाया। उसके बाद उन्होंने रिया को आराम करने को कहा। राज जी ने एक नौकर को बुलाया और रिया को उसका रूम दिखाने को कहा। उन्होंने अंश को भी कहा आराम करने को कहा। अंश ने मना कर दिया। विक्रम भी अपने रूम में चला गया। विक्रम अपने रूम में न जाकर सीधे रिया के रूम में गया। रिया बेड पर लेटी हुई थी। विक्रम उसके पास गया और उससे बोला, ये लो। क्या है इसमें? रिया ने कहा। क्या लेकर आया है विक्रम रिया के लिए? कौन थे वो आदमी जो आए थे हॉस्पिटल में? क्या रिया जान पाएगी अंश के दिल का हाल? कैसी पहुंची रिया विक्रम के रूम में? जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 2 का। धन्यवाद।